मेरा नाम है अर्जुन शर्मा। मैं दिल्ली के एक मशहूर व्यापारी परिवार का हिस्सा हूँ। हमारे घर में पैसों की कभी कमी नहीं रही, लेकिन सच्चे प्यार और समझ की कीमत कभी कभी पैसे से ज्यादा होती है। मेरे पिता रविंद्र शर्मा एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ एक बड़ा व्यापार खड़ा किया, बल्कि अपने परिवार को भी हर सुख सुविधा दी। लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। उनकी प्रेम कहानी, जो मेरी माँ नूरजहां के साथ शुरू हुई थी, एक ऐसे तूफान से गुजरी थी जिसने कई रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। मेरी माँ एक पठान परिवार से थीं और उनका परिवार बेहद रूढ़िवादी था, जहाँ प्यार की जगह परंपराओं का बोलबाला था। मेरे पिता दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ने आए थे, जहाँ उनकी मुलाकात मेरी माँ से हुई। माँ को देखते ही उन्हें पहली नज़र में प्यार हो गया। ये सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरा जुड़ाव था, जिसे वे अपनी आत्मा की गहराई में महसूस कर रहे थे। लेकिन माँ का परिवार बेहद रूढ़िवादी था। उनके खानदान में लड़कियों को नज़र उठाकर किसी से बात करने की भी इजाज़त नहीं थी। विवाह तो दूर की बात थी। फिर भी पिताजी ने हिम्मत की। एक दिन कॉलेज के लाइब्रेरी में, जहाँ सन्नाटा सिर्फ किताबों की सरसराहट से टूटता था, उन्होंने माँ से बात करने की कोशिश की। अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? पिताजी ने नम्रता से पूछा। उनकी आवाज़ में थोड़ी घबराहट थी। माँ ने धीरे से सिर उठाया। उनकी खूबसूरत आंखें पिताजी पर पड़ीं और क्षण भर के लिए उन्हें लगा कि समय थम गया है। वलैकुम अस्सलाम। जी, कहिए, माँ ने अपनी जगह से उठते हुए जवाब दिया। उनकी आवाज़ में संयम था। पिताजी ने एक गहरी सांस ली और बिना किसी भूमिका के अपने दिल की बात कह डाली। मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो, तो क्या मैं अपने घर वालों को आपके घर भेज सकता हूँ? उन्होंने एक ही सांस में सब कह डाला, जैसे उन्हें डर था कि कहीं शब्द उनके होठों से निकल न जाए। माँ हैरान थीं। उनकी आंखों में सवाल थे, जैसे वे इस अप्रत्याशित प्रस्ताव को समझने की कोशिश कर रही हों, मगर जवाब नहीं। उनकी पलकें झपकीं और वे एक पल के लिए मौन हो गईं। आपने जवाब नहीं दिया, पिताजी ने हल्की सी बेचैनी के साथ कहा। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। कृपया यहाँ से चले जाएं, माँ ने सख्त लहजे में कहा और अपनी किताबें समेटकर जल्दबाजी में वहां से चली गईं, जैसे वे किसी मुश्किल स्थिति से भाग रही हों। पिताजी ने हार नहीं मानी। कई दिनों तक वह माँ का इंतजार करते रहे। कॉलेज में हर कोने में उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन माँ कॉलेज नहीं आई। अंत में पिताजी ने अपने परिवार को मनाने का फैसला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। मेरे दादाजी रामप्रसाद शर्मा एक रूढ़िवादी राजपूत थे और पिताजी की सगाई उनकी फुफेरी बहन शालिनी से बचपन में ही हो चुकी थी। यह एक परंपरा थी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। माँ से शादी की बात सुनकर दादाजी अगबबूला हो गए। उनकी आवाज में गुस्सा और निराशा थी। यह नहीं हो सकता रविंदर, तुम हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाओगे? ये कभी नहीं होगा। पिताजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने दादाजी को धमकी दी कि अगर वह नहीं माने तो वह घर छोड़ देंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। यह सुनकर दादी ने बीच बचाव किया और बहुत मुश्किल से दादाजी को मनाया। अंततः पिताजी और माँ की शादी हो गई, मगर इस शादी ने शालिनी के परिवार से हमारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ दिए। शालिनी ने सारे रिश्ते खत्म किए और लंदन चली गईं, एक कड़वी याद बनकर। शादी के बाद पिताजी दिल्ली में बस गए और एक छोटे से व्यापार की शुरुआत की। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में वह दिल्ली के नामी व्यापारियों में शुमार हो गए। हमारा परिवार, मैं, मेरा बड़ा भाई रोहन, माँ और पिताजी खुशहाल था। रोहन भाई पढ़ाई में बहुत होशियार थे। वह हमेशा माँ के करीब रहे और माँ को उन पर बहुत नाज था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब वे रोहन को देखती थीं, जैसे उनमें अपना भविष्य देख रही हों। रोहन की महत्वाकांक्षा और माँ की चिंता। एक रात डिनर के दौरान जब पूरा परिवार एक साथ था और हल्की फुल्की बातें चल रही थीं, रोहन भाई ने अचानक कहा, माँ, मैं पढ़ाई के लिए मुंबई जाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। उनके लहजे में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जो माँ के लिए चिंता का कारण बनी। माँ का चेहरा लटक गया। उनकी आंखों में उदासी तैरने लगी। रोहन, बेटा, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? हम तुम्हें अपने से दूर नहीं भेज सकते, माँ ने दुखी लहजे में कहा। उनकी आवाज़ में दर्द था। माँ, आप दुखी मत होइए। अगर आप कहेंगी तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, रोहन भाई ने माँ को गले लगाते हुए कहा। उनकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन उनका इरादा नहीं बदला था। माँ की आंखों में आंसू थे, जो धीरे धीरे उनके गालों पर लुढ़क रहे थे। नहीं बेटा, तुम जाओ। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारी ख्वाहिशें अधूरी रहें। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे वे अपने दिल को मजबूत कर रही हों। पिताजी, जो अब तक चुप थे, बोले, बेगम, रोहन अब बच्चा नहीं रहा, उसे अपने फैसले लेने दो। यह उसकी तरक्की के लिए अच्छा होगा। मैंने माँ को तसल्ली दी। माँ, आपने जो किया सही किया। मैं हमेशा आपके पास रहूंगा, यह मेरा वादा है। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं उनके साथ रहूंगा। अगले दिन नाश्ते के समय माँ ने मुस्कुराते हुए रोहन भाई को इजाज़त दे दी। बेटा, तुम मुंबई जाओ, अपनी पढ़ाई पूरी करो। उनकी मुस्कान में थोड़ी उदासी ज़रूर थी,
लेकिन उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए अपना दर्द छुपा लिया। रोहन भाई खुशी से झूम उठे। माँ, मैं अगले हफ्ते जाऊंगा और वादा करता हूँ मैं बार बार मिलने आता रहूंगा। उन्होंने अपनी माँ को गले लगाया और उनके माथे पर चूमा। एक अनजान मुलाकात और पुराने रिश्ते का डर रोहन भाई मुंबई चले गए। उनके जाने के बाद माँ उदास रहने लगी। घर का माहौल थोड़ा सूना सूना हो गया था। एक दिन जब मैं घर पर अकेला था और पिताजी और माँ दोनों बाहर थे, दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने कुछ अनजान चेहरे थे। एक महिला जिसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता थी, सबसे आगे खड़ी थी। अस्सलामु अलैकुम, हमें रविंद्र शर्मा से मिलना है, उस महिला ने सख्त लहजे में कहा। उसकी आवाज में एक अधिकार था। वह अभी घर पर नहीं है। आप कौन हैं और क्या काम है? मैंने पूछा। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वे बिल्कुल अनजान लग रहे थे। हम उनके रिश्तेदार हैं, मैं उनकी फुफेरी बहन शालिनी हूँ, उस महिला ने जवाब दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनका नाम सुनते ही मेरे दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगीं। शालिनी, जिनके साथ पिताजी की सगाई टूटी थी। एक पुरानी कड़वी याद जो हमारे परिवार में कभी जिक्र नहीं की जाती थी। मैंने उन्हें अंदर बुलाया और चाय का इंतजाम करवाया। मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। कुछ देर बाद माँ और पिताजी घर लौटे। मैं अपने कमरे में चला गया, मगर जल्द ही नीचे से शोर की आवाजें आईं। मैं नीचे गया तो देखा कि शालिनी और उनके साथ आए लोग जा चुके थे। माँ का चेहरा पीला पड़ गया था और पिताजी गुस्से में थे। माँ, क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी आवाज में चिंता थी। माँ चुप रहीं और अपने कमरे में चली गईं। उनके कंधों पर एक अजीब सा बोझ था। पिताजी ने बताया कि शालिनी अपने पुराने जख्मों को कुरेदने आई थी। वह पिताजी से पुरानी बातों का हिसाब मांग रही थी, जैसे वह अभी भी उस शादी के टूटने का बदला लेना चाहती हो। मैं गुस्से से भर गया, मगर पिताजी ने मुझे शांत किया। अर्जुन, पुरानी बातों को भूल जाओ, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई थी। रोहन की वापसी और नया रहस्य। कुछ महीनों बाद रोहन भाई की पढ़ाई पूरी हुई और वह दिल्ली लौट आए। उनके आने से घर में फिर से रौनक लौट आई थी। उन्होंने पिताजी का व्यापार संभाल लिया और अपनी समझदारी से उसे और आगे बढ़ाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक दिन रोहन भाई देर रात घर लौटे। माँ उनका इंतजार करते करते सो गई थीं। मैं रात को पानी पीने किचन गया, तभी रोहन भाई को अंदर आते देखा। उनकी चाल में एक अजीब सी थकान थी और उनके चेहरे पर एक ऐसी उदासी थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अस्सलामु अलैकुम भाई, आप इतनी देर से आए? मैंने पूछा। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वे आमतौर पर समय पर लौट आते थे। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कुछ काम था, उन्होंने हल्के से जवाब दिया और अपने कमरे में चले गए, जैसे वे कुछ छुपा रहे हों। यह सिलसिला चलता रहा। रोहन भाई हर दूसरे दिन देर से लौटते। उनकी आंखों में नींद की कमी साफ दिखती थी और वे अक्सर गुमसुम रहते थे। माँ को पिताजी ने समझाया कि यह उनकी व्यस्तता की वजह से है, मगर मुझे कुछ और ही शक था। मुझे लगा कि कुछ ऐसा है जो वे हमसे छुपा रहे हैं। एक दिन रोहन भाई ने माँ से कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। मैं कमरे से बाहर जाने लगा, मगर उनकी बात सुनकर मेरे कदम रुक गए। माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। उनके शब्दों ने मुझे चौंका दिया। यह नामुमकिन है रोहन, माँ ने हैरानी से कहा। उनकी आंखों में अविश्वास था। हमने तुम्हारे लिए कोई लड़की नहीं देखी और तुम अचानक यह कैसे कह सकते हो? माँ, ये मेरी दिल्ली ख्वाहिश है, प्लीज़ आप पिताजी से बात करें। रोहन भाई ने मिन्नत की। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी बेबसी थी। मैं चुपके से सुन रहा था। माँ ने समझाने की कोशिश की, मगर रोहन भाई नहीं माने। उनका दृढ़ संकल्प देखकर मैं हैरान था। मैंने फैसला किया कि मुझे पिताजी से बात करनी होगी, इससे पहले की बात और बिगड़े। पिताजी को मनाने की जंग। मैं पिताजी के ऑफिस गया और रोहन भाई की ख्वाहिश बताई। पिताजी ने पहले तो मेरी बात सुनी, फिर उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। ये नहीं हो सकता अर्जुन, हमारा नाम है इस शहर में, लोग क्या कहेंगे? हम एक अनजान लड़की से अपने बेटे की शादी कैसे कर सकते हैं? पिताजी ने गुस्से में कहा। उनकी आवाज़ में कठोरता थी। पिताजी, लोग कुछ भी कहें, क्या रोहन भाई की खुशी उससे बड़ी नहीं? क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैंने तर्क दिया। मेरी आवाज़ में भी दृढ़ता थी। हमने हमेशा कहा है कि हम अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं, और अब जब रोहन अपनी खुशी चाहता है तो हम पीछे क्यों हट रहे हैं? लंबी बहस के बाद पिताजी मान गए। उन्होंने मुझसे कहा कि वे इस लड़की को देखना चाहेंगे। हम उस लड़की सायरा के घर गए। सायरा का परिवार छोटा था, वह, उनकी माँ और उनके पिता। सायरा बेहद खूबसूरत और संस्कारी लड़की थी। पिताजी ने जब सायरा को देखा तो वे भी उसके सरल स्वभाव और सादगी से प्रभावित हुए। शादी की बात पक्की हो गई और 2 हफ्तों में सादगी से शादी हो गई। सायरा हमारे घर की नई बहू बन गई। रहस्यमयी छत और अगरबत्ती की खुशबू शादी के बाद सायरा भाभी हमारे घर आईं। सब कुछ सामान्य था। भाभी बहुत ही मिलनसार और दयालु थीं। वे सभी के साथ घुल मिल गईं और माँ भी उन्हें बहुत पसंद करने लगी थी। मगर कुछ दिनों बाद मैंने गौर किया कि भाभी रोज शाम को छत पर जाती। वे कहती, मैं छत साफ करने जा रही हूँ, मगर जब वे लौटती तो उनके हाथ में लाल लाल नोटों का ढेर होता और छत पर अगरबत्ती की तेज खुशबू फैली होती।
जो पूरे घर में फैल जाती थी। ये बात मुझे अजीब लगी। मैंने भाभी से पूछा, ये खुशबू कहाँ से आती है और ये नोट किस लिए हैं? शायद पड़ोसियों ने जलाई हो, भाभी ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। उनकी आंखों में थोड़ी घबराहट थी। उन्होंने नोटों को जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लिया। ये बात मुझे और अजीब लगी। हमारे पड़ोस में एक ईसाई परिवार रहता था जो अगरबत्ती नहीं जलाता था। मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी। मुझे लगा कि कुछ तो ऐसा है जो भाभी छुपा रही हैं। एक दिन मैं चुपके से भाभी के पीछे छत पर गया। जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। छत पर एक छोटा सा मंच बना था। वहां सूरह यासीन की एक पुरानी किताब रखी थी और एक थाली में ढेर सारे लाल नोट पड़े थे। चारों तरफ अगरबत्तियां जल रही थीं। उनकी सुगंध पूरे वातावरण में फैल रही थी। दूसरी तरफ पड़ोस के बंद पड़े मकान की छत पर एक 15 साल की लड़की खड़ी थी। उसने भाभी से पूछा, आज महफिल नहीं होगी? आप ही? नहीं, कल करेंगे, भाभी ने जवाब दिया। उनकी आवाज में थोड़ी उदासी थी। मैं हैरान था। भाभी ने मुझे देख लिया और घबरा गईं। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अर्जुन, प्लीज किसी को मत बताना। मैं 40 दिन तक यह अमल गुप्त रखना चाहती हूँ। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। रहस्य का खुलासा और विश्वास की शक्ति। भाभी ने मुझे एक कोने में खींच लिया और रोते हुए सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि उनके चाचा की तबीयत बहुत खराब है। वे महीनों से दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि परिवार ने उम्मीद छोड़ दी थी। एक टीवी शो में भाभी ने सुना कि सूरह यासीन को 40 दिन तक किसी नेक मकसद के लिए पढ़ने से दुआ कबूल होती है। यह एक शक्तिशाली वजीफा है जिसे ईमानदारी और विश्वास के साथ किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। पड़ोस की उस लड़की जिसका नाम फातिमा था, उसने उनकी परेशानी सुनी और मदद की पेशकश की। मैं अकेले पढ़ती तो ज्यादा वक्त लगता और माँ जी शक करती, इसलिए मैंने उस लड़की और कुछ बच्चों की मदद ली। हम सब मिलकर रोज शाम को यह अमल करते हैं। ये नोट जो तुम देख रहे हो वह रोहन से लिए हैं। मैं इन्हें बच्चों को इनाम के तौर पर देती हूँ ताकि वे ईमानदारी से इस नेक काम में मेरी मदद करें, भाभी ने रोते हुए कहा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी पीड़ा थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनके चाचा वही हैं जिनसे पिताजी ने सालों पहले रिश्ता तोड़ लिया था, शालिनी के पिता। वे नहीं चाहती थीं कि पिताजी को इस बात का पता चले, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे पिताजी नाराज होंगे और शायद उनके चाचा को कोई मदद नहीं मिलेगी। मैंने भाभी को तसल्ली दी, आपने कुछ गलत नहीं किया, ये एक नेक काम है। अगर आप रोहन भाई को बताएंगी तो वह आपका साथ देंगे। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि रोहन भाई उनकी मदद करेंगे, क्योंकि वे हमेशा सही का साथ देते हैं। उसी रात मैंने रोहन भाई को सब कुछ बताया। वे भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने भाभी का साथ देने का फैसला किया। हमने मिलकर भाभी के चाचा को दिल्ली के एक बेहतर अस्पताल में शिफ्ट करवाया और उनके इलाज का पूरा खर्च उठाया। रोहन भाई ने भी अपने ससुर से बात की और पुरानी रंजिशें भुला दी। 3 महीने बाद भाभी के चाचा पूरी तरह ठीक हो गए। यह चमत्कार ही था। यह कहानी सिर्फ एक परिवार के रिश्तों की नहीं है, बल्कि विश्वास, प्यार और त्याग की भी है। कभी कभी हम किसी को गलत समझ लेते हैं बिना उनकी सच्चाई जाने। सायरा भाभी की कहानी ने मुझे सिखाया कि किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसकी सच्चाई जान लेनी चाहिए। उनका अमल, उनका विश्वास और उनका प्यार ही था जिसने उनके चाचा को नया जीवन दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि दिल के भी होते हैं और विश्वास की शक्ति किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए एक दूसरे के साथ प्यार और विश्वास का रिश्ता बनाएं।